क्लास ऑफ फॉर्मुलेटर और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज PYQ 2022 इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन मींस इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन का जो पेपर आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का उसको भी हम लोग देखने जा रहे हैं। जब हम लोग देखेंगे इसको तो दो एस्पेक्ट से देखेंगे। पहला एस्पेक्ट ये कि क्वेश्चंस जो आए हैं उसके आंसर्स क्या हो सकते हैं। कुछ का तो आंसर खैर फिक्स ही होता है, कुछ का आंसर में वेरिएशंस होता है, तो लेट इट बी दैट। तो क्वेश्चंस जो आए हैं उसके आंसर्स क्या हैं, और दूसरा ये कि पढ़ाते ही पढ़ाते हम आपको वो चीज भी बताते चले हुए जाएंगे जो वो एक सिलेबस से भी बिलोंग करता है और सिलेबस के अंदर हम घुसते हुए चले जाएंगे, ताकि उस क्वेश्चन के पूछने का मकसद भी क्लियर हो जाए, उस क्वेश्चन के आगे पीछे का भी थॉट क्लियर हो जाए, और फिर आप लोग फ्रीली होकर के बाद में अगर यही क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं। बस क्वेश्चन का सेंटेंस अलग हो सकता है, थॉट वही होता है। जितने भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाँ देखिए एक चीज हमको और याद आया, एक चीज ये भी हमको याद आया है कि जब हम इसका आंसर शीट जब हम तैयार कर रहे थे, ये अभी तक में हमको सबसे अलग क्वेश्चन दिखा है। मतलब इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन का जितना भी पेपर का अभी तक हम तैयार किए हैं, ये अभी तक अलग पूछा है। तो हो सकता है शायद यहाँ से भी ट्रैक चेंज कर रहा हो ये। तो खैर देखने के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। और इसमें क्या है कि आपको किसी साथी को देना, लेकिन हम तो यहाँ पर सारा कर दिए हैं क्योंकि सब कुछ बताना सही रहता है। फीडबैक इन कम्युनिकेशन मींस कि अगर कोई कम्युनिकेशन चल रहा है तो उसमें फीडबैक का मतलब क्या होता है। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। जैसे ही आप समझिएगा कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, उसी में एक छोटा सा टर्म भी आता है जिसका नाम है फीडबैक। अब फीडबैक का मतलब क्या होता है वह ये पूछ रहा है। और आपके लिए एक अच्छी बात यह भी है कि यही क्वेश्चन व्हाट इज कम्युनिकेशन आया है इसी पेपर में। तो जो बच्चा उस पे क्लियर है वो इसका भी आंसर कर देगा, क्योंकि उसमें इसी की आस्किंग है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, और उसमें फीडबैक के बारे में भी आपको मेंशन करना है। इसलिए क्वेश्चन जरूर दिख रहा है दो, लेकिन है एक, और एक के कारण ही आपका दोनों बनेगा और दोनों में नंबर आपका आएगा। थोड़ा सा जो भी हम ये बात बता रहे हैं अगर समझ में आ रहा है तो ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बस देखते चले जाइए, सुनते चले जाइए, और क्लियर होता हुआ चला जाएगा। सो एक कम्युनिकेशन में फीडबैक का मतलब क्या होता है। जनरली होता ये है कि कम्युनिकेशन में कोई दो आदमी होता है। मान लीजिए कि ये एक सेंडर है और ये एक रिसीवर है। इसी में एक मैसेज जाता है और वही क्या करता है, रिसीव करता है, फिर वो रिस्पॉन्स भी करता है। दैट रिस्पॉन्स इज फीडबैक। वही रिस्पॉन्स क्या है, मेरा फीडबैक है। तो फीडबैक का मतलब क्या है, यहाँ पे चार ऑप्शन है। तो देखिए फीडबैक मतलब इसका इंक्वायरी दैट द मैसेज इज वेट एज इट इज टू सेंड द रिसीवर। कि फीडबैक का मतलब ये होता है कि जो मैसेज हम दे रहे हैं सामने वाला बिल्कुल उस मैसेज को उतना ही 100% वो ग्रास्प किया कि नहीं किया। यही है फीडबैक, कि हम जो बताना चाह रहे हैं सामने वाला उसको उतना ही समझा कि नहीं समझा। अगर है तो वो क्या प्रॉब्लम है, क्या थोड़ा सा एरर है, क्या और उसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, ये सब ही फीडबैक। दूसरी बात ये भी जो अभी हमको याद भी आ रहा है आपको बताते बताते, कि जब फीडबैक देते हुए कोई आदमी रहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि क्या निगेटिविटी था। फीडबैक का मतलब ये भी होता है कि सर ये जो कोई चीज छूट गया इसमें ये इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। सिर्फ निगेटिव वाला ही बात नहीं होती है। दूसरी बात ये कि ये रियलिटी है। बीइंग एन इंजीनियर, क्योंकि आप एक अब इंजीनियर हैं, इंजीनियर अब बिल्कुल अब होने जा रहे हैं, तो ये बात अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि 100% कम्युनिकेशन कहीं नहीं होता है। जो होता है वो एक थोड़ा सा अलग बात है, क्योंकि थोड़ा ना थोड़ा तो डिस्टॉर्शन आ ही जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे सामने अगर कोई स्टूडेंट्स अगर बैठे हुए रहते, क्योंकि अभी हम रिकॉर्डिंग मोड ले रहे हैं, मेरे सामने जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए रहते तो हम इतना एक्टिंग करके नहीं पढ़ा रहे होते, हमको इतना फोर्स नहीं लगाना पड़ता अभी पढ़ाने में। ये एक डिस्टॉर्शन है। अभी जो हम आपको समझा रहे हैं समझा कर भी पूरा नहीं समझा पा रहे हैं, क्योंकि एक ऑनलाइन मोड है। अभी कोई कोई अभी मतलब कोई भी बच्चा इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। जब यही सारा बच्चा लोग जब इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देता है तो बहुत सारा ऐसा क्वेरी निकलने लगता है कि फिर टीचर उसको और अच्छे से एलोबरेट करने लगते हैं, और तब जाकर सारे बच्चे का कंसेप्शन एकदम एक बार में क्लियर हो जाता है। तो अभी भी जो हम आपको क्लास ले रहे हैं इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा सा तो डिस्टॉर्शन है ही।
इसीलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान कीजिए कि जब आप लोग शायद 11th-12th में होंगे तो कहीं एक टर्म पढ़े होंगे एरर फिजिक्स, कि कोई भी मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं है, यहां से लेकर के यहाँ तक का 5 सेंटीमीटर हो सकता है कि 5.5 हो, 5.1 हो, 0 ना, थोड़ा ना तो आगे पीछे तो हो ही जाता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि बीइंग एन इंजीनियर, ये बात ध्यान में रखिएगा। कभी ये अगर समय आया तो आप ये कह सकते हैं कम्युनिकेशन शुड बी 100%, बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, ऐसा हमेशा होता नहीं है। Our dress code is an example of which communication, that is a verbal, non-verbal, written or spoken. तो फिर बात वही है, यहाँ पे कम्युनिकेशन से ही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे ही आप कम्युनिकेशन जानिएगा, फीडबैक भी बता दीजिएगा, ये भी बता दीजिएगा। तो हमारा जो ड्रेस कोड है जो हम लोग पहनते हैं वो किसका एग्जाम्पल है? वो रिटन का तो नहीं है, वो ओरल का भी नहीं है, हाँ वो बॉडी लैंग्वेज है, दैट इज व्हाट, नॉन वर्बल। यानी कि तीन तरह का होता है, एक होता है ओरल कम्युनिकेशन, एक होता है रिटन कम्युनिकेशन, और एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसी को अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है, इसको वर्बल कहते हैं, इस दोनों को मिला करके, इस दोनों को मिलाकर वर्बल भी बोलते हैं। सो नॉन वर्बल में क्या है? बॉडी लैंग्वेज, गेस्टर्स, पोस्चर, साइन लैंग्वेज, देखते हैं इस तरह का साइन होता है ना, साइन लैंग्वेज। तो जितने भी ये साइन लैंग्वेजेस हैं, ये चाहे ये मेरा गेस्टर्स, पोस्चर, जो भी हम आपको बता रहे हैं, मेरी आंखें नीचे हो रही है, मेरा हाथ इधर, दैट इज द मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड दैट इज व्हाट, non-verbal part. So our dress code is the example of non-verbal communication. Now, question number 1, see, a bird in hands worth two in the bush is example of, ये इसका मतलब हुआ क्या? ये किस चीज का एग्जाम्पल है? सो दिस इज अ फ्रेज। इसका कोई मतलब कि ये हम कहना चाहते हैं कि इसके लिए हम भी नहीं बता सकते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब्स, ये सब एक याद करने का चीज है या फिर अपना कॉमन सेंस लगाने का चीज है ये? Which of this element is not involved in the process of communication? कम्युनिकेशन में क्या नहीं होता है? ये तो साफ दिख रहा है, कम्युनिकेशन में सेंडर होता ही है, मैसेज होता ही है, चैनल तो होता ही है। चैनल कहने का मतलब क्या? अभी जो हम ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, द चैनल इज व्हाट, द इंटरनेट, द चैनल इज व्हाट, लाइक कैमरा एंड माई माइक। जब फोन पे बात करते हैं द चैनल इज व्हाट, फोन, है ना? जब हम लोग ऐसे ही बात करते हैं तो चैनल इज द एयर मिड। सो एक कम्युनिकेशन में कौन सा ऐसा है जो नहीं आता है? पाइप। लोग को लगता है ऐसा कि पाइप नहीं होता, ये बहुत नॉर्मल लेवल पे पूछ दिया गया है, ये पाइप यहाँ पर नहीं होगा। वन काई, व्हाट इज द पार्ट ऑफ द लेटर दैट इंक्लूड्स द एड्रेस एंड द डेट एट द टॉप? आ गया अब यहाँ पर एक अलग पैटर्न लेकर के। अभी तक एकदम ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का डी तक जो भी पूछ रहा था सब कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड पूछ रहा था, सिर्फ एक फ्रेजल वर्ड आ गया था। अब जैसे ये ई पर आए हैं, अब कम्युनिकेशन नहीं, अब रिटन सेक्शन पे ये आ गया है। यानी कि आप ही के सिलेबस में एक ऐसा मॉड्यूल है जहां पे आपको मेमोरेंडम, रिपोर्ट राइटिंग, उसके बाद फिर सर्कुलर नोटिस, ये सब लिखना सीखना है आपको, और ये उसी से बिलोंग कर रहा है। तो इसका आंसर है हेडिंग, कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ द लेटर दैट इंक्लूड्स द एड्रेस एंड डेट एट द टॉप। यही मेरा लेटर है, जस्ट अ सेकंड प्लीज, यही मेरा लेटर है, और हमारा जो एड्रेस और डेट रहता है वो कहाँ रहता है? वो टॉप पर रहता है मेरा। बॉडी कौन हो गया? जिसमें पूरा का पूरा मैटर लिखते हैं। क्लोजिंग क्या हुआ? जो नीचे हम लोग क्लोजिंग देते हैं। फिर नीचे और ग्रीटिंग क्या है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इसका जो एक थॉट रहता है, दिस वन इज दैट। व्हाट इज अ रिपोर्ट? हाँ, रिपोर्ट क्या है? क्या रिपोर्ट एक कंप्लेन है, क्या एक नरेशन है, क्या एक स्पीच है, क्या फॉर्मल कम्युनिकेशन है? ये तो आपको पता है कि हाँ सर, रिपोर्ट एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक रिटन टाइप का एक लेटर है। उसमें क्या हो सकता है? उसमें सर स्पीच हो सकता है, लेकिन क्या उसको स्पीच कहना सही रहेगा ना? कि कोई रिपोर्ट है किसी चीज का, वो इन्वेस्टिगेशन वो हम उसको दे रहे हैं, क्या वो नरेशन है, कोई कहानी वहानी है ना? रिपोर्ट एक कंप्लेन भी हो सकता है किसी चीज को लेकर के, लेकिन जब यहाँ पर ऑप्शन में फॉर्मल कम्युनिकेशन है तो फिर ये आंसर होना चाहिए, इट इज अ टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, कि एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है, और यही इसका आंसर है। वन कजी, लाइक अदर टेक्निकल राइटिंग्स अ रिपोर्ट हैज 3 पार्ट्स। हाँ, अगर हम किसी टेक्निकल राइटिंग पे चले जाएं तो उसके 3 पार्ट्स कौन कौन हो सकते हैं? तो व्हाट इज टेक्निकल राइटिंग, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। पहले भी समझा है, फिर हम आपको समझा रहे हैं। अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, कुछ लोग नहीं जानते तो बता रहे हैं।
टेक्निकल राइटिंग क्या होता है ये भी मत जानिए, टेक्निकल राइटिंग क्या नहीं होता वो पहले जान लीजिए। किसी ने पोयम लिखा, मतलब कविता, लोग पढ़ता है, खुश होता है, हंसता है, वो टेक्निकल राइटिंग नहीं है। कोई लिटरेचर पढ़ रहा है, वो टेक्निकल राइटिंग नहीं है। जिस चीज को पढ़ने में या लिखने में भावना आ जाए, दैट इज नॉट टेक्निकल राइटिंग। जैसे पंखा खरीद के लाएं, उसमें एक छोटा सा मैनुअल निकलता है, मोबाइल खरीद कर लाएं, छोटा सा एक ब्रोशर मैनुअल निकलता है, उसमें लिखा होता है कि ऐसे बंद कीजिए, ऐसे ऑन कीजिए ना, उसमें कहाँ हंसने गाने रोने की चीज है, एकदम फैक्चुअल डेटा है, दैट इज टेक्निकल राइटिंग। तो सबसे पहले ये, जहाँ इमोशंस ना हो, भावना ना हो, यानी कि लिटरेचर से हमको हट जाना है, दैट इज टेक्निकल राइटिंग। और जहाँ भावनाएं आ जाती हैं, इमोशंस आ जाती हैं, टोटल चीज, दैट इज लिटरेचर। फिर वहां पे क्रिएटिव राइटिंग फिर निकल कर आता है, या फिर नॉर्मल। तो हम लोग तो भाई अपने जनरल लाइफ में क्रिएटिव राइटिंग नहीं कर रहे हैं, दैट इज हम लोग अपने जनरल लाइफ में ना नॉर्मल स्पीच ही करते हैं। जो लोग लिखते हैं पोएम वगैरह, ये इस तरह की जो थॉट्स लिखते हैं, दैट इज क्रिएटिव राइटिंग। लेकिन जो इंजीनियर है, जो किसी प्रोडक्ट के लिए लिख रहा है, दैट इज टेक्निकल राइटिंग। तो ये हुआ मेरा टेक्निकल राइटिंग। अब टेक्निकल राइटिंग में वो कौन से 3 पार्ट होते हैं? फॉरवर्ड, बैकवर्ड, मिडिल, बोलना सही नहीं है। लाइट, हेवी, मॉडरेट, ये भी बोलना सही नहीं है। अब आ जाते हैं पहले इस पर, तब ऑल ऑफ द एवर। फ्रंट मैटर, मेन बॉडी, बैक मैटर। एक सेकेंड, फ्रंट मैटर, मेन बॉडी, बैक मैटर। मेन बॉडी हम लोग इसको बोलते हैं, मेन बॉडी हम लोग इसको बोलते हैं, ये हो गया मेरा क्या, फ्रंट। बैक मैटर क्या, कि यहीं पर आएगा कुछ कुछ मेरा ये पार्ट। सो ऑल ऑफ द एबव तो होने वाला एकदम नहीं है, क्योंकि जब मेरा यही कट हो रहा है, यही कट हो रहा है, तो ऑल ऑफ द एबव तो आएगा नहीं। ये बहुत हद तक किया जा सकता है। अब बोलेगा सर आप ये बोल क्यों रहे हैं कि ये किया जा सकता है, यही क्यों नहीं हो सकता है? फ्रंट मैटर, मेन बॉडी तो आ गया, बैक मैटर लिखने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्लोजिंग लिखा जा सकता है। तो सर इसमें से ये लिखना चाहिए था ऑप्शन की, फिर इसमें से कोई नहीं होगा, ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया है ना, ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये होगा। थोड़ा सा इधर उधर का, मैंने कहा ना, किसी भी चीज का 100% अभी नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर। अगर ऑप्शन देता ना तो हम इसको भी कट कर देते, लेकिन आप इसका ऑप्शन नहीं है, और ये निगेटिव मार्किंग भी नहीं है आपका कि हाँ गलत हो जाएगा, तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। जाहिर सी बात है कि यही होने वाला है। ये चीज और पढ़ाते पढ़ाते हमको ध्यान आ रहा है, क्योंकि एग्जाम में जब हम बैठ गए एग्जाम देने के लिए, तो जो हमको आ वो तो बनाएंगे ही, जो नहीं आ रहा वहां पर दिमाग लगाएंगे। मतलब ये कि जो आएगा वो बनाएंगे, जो नहीं आएगा वहां पर दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाएंगे? कि दिमाग लगाने से अगर बन गया तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और अगर दिमाग अगर और हल्का लग गया तो और अच्छी बात है। जैसे हल्का कैसे लग गया? सेटर के पीछे दिमाग क्या था जो क्वेश्चन सेट कर रहा था? ऐसा है ही नहीं, वो निगेटिव तो दे रहा है ही नहीं, इसका मतलब है वो इसी पे मानने वाला आंसर वही पर टिक कर दिए। ये तो कोई कंपटीशन भी नहीं है, इसलिए हम लोग ज्यादा हल्ला भी नहीं कर। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो कभी बात कीजिएगा हमसे। क्वेश्चन नंबर 1 का एच, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। तो भाई यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स बता देना है। सिंपली हम यहाँ पर ऐसे निकालते हैं, देयर इज नो स्पेसिफिक यूज ऑफ प्रपोजल्स इन द बिजनेस वर्ल्ड। गलत बात है। बिजनेस वर्ल्ड में एक मेमोरेंडम को, प्रपोजल्स को, रिपोर्ट राइटिंग को तवज्जो दिया गया। आप अपने घर में नहीं दे सकते हैं, दैट इज पॉसिबल, बट बिजनेस वर्ल्ड में ऐसा नहीं हो सकता है। मेमोरेंडम रिपोर्ट्स आर जनरली ब्रीफ। यस, ट्रू ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही बात है। मेमोरेंडम छोटा होता है, वो बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं होता है वो। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर डी तक कम्युनिकेशन था, और डी के बाद अगर आप देखिएगा ई एफ एच पूरा रिटन सेक्शन पे आपको दिया है। रिटन सेक्शन कहने का मतलब ये कि देखिए रिपोर्ट राइटिंग, प्रपोजल्स, मेमोरेंडम, रिपोर्ट राइटिंग में ही मैटर ध्यान दे रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ सर हमको बता रहे हैं इसका आंसर ना, आंसर के क्वेश्चन के पीछे जो उनका जो सेटिंग का मतलब जो क्वेश्चन सेटिंग का जो एक माइंड सेट हम आपको वो भी समझा रहे हैं। ऐसे आप लोग चाल चलिए, जो कहते हैं ना उड़ते हुए चिड़िया का पर पकड़ेंगे ना, पकड़िएगा आप लोग फिर धीरे धीरे। प्रेजेंटेशंस आर मेंट टू, प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज होता है? सो पहले तो ये समझना है कि व्हाट इज प्रेजेंटेशन। दिस इज प्रेजेंटेशन दैट आई एम प्रेजेंटिंग हियर टुवर्ड्स यू। जो कुछ भी अभी हम आपके सामने कर रहे हैं, दिस इज प्रेजेंटेशन। क्लास जो टीचर लेते हैं वो भी प्रेजेंटेशन है। एक मदारी वाला जो डुगडुगी बजा रहा है, जो बंदर को नचा रहा है, दैट इज टू प्रेजेंटेशन, या सांप, सब कुछ प्रेजेंटेशन है। हाँ, तो यहाँ पर हम आ रहे हैं कि प्रेजेंटेशंस आर मेंट टू सेलिब्रेट एन ओकेजन। ना ना, वो तो फिर फेस्टिवल हो गया इस तरह का चीज। वेलकम और बिड फेयरवेल टू सम, ये तो लास्ट में होता है। ये ऑल ऑफ द एबव, तो भाई ये दोनों हो ही नहीं रहा, तो पहले यही कट हो जा रहा है। सो कम्युनिकेट अ मैसेज टू एन ऑडियंस, एकदम सही बात है। क्योंकि प्रेजेंटेशन में हम लोग किसको
कन्वे कर रहे हैं या फिर किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज आवर ऑडियंस, वेदर द ऑडियंस आर इन द फॉर्म ऑफ द स्टूडेंट्स और द मदारी वाला लाइक दैट ऑफ पब्लिक, या फिर किसी सिनेमा के लिए हम ऑडियंस बन जाए। सो ऑडियंस कोई भी हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मींस, ये थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन था और इसीलिए पहले हम आपको ये दिखा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब दो समझ गए थे, एक वो कोई कंपनी जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और एक वो जो किसी डॉक्यूमेंट पे हम लोग सजाते हैं कि कौन क्या चीज पहले लिखे फिर बाद में लिखे फिर लास्ट में लिखे, इसको समझे। जब इसका हम ऑप्शन देखे तो फिर जाकर हमको क्लियर हुआ कि इसमें समझना हमको क्या चाहिए। पहला, पोजीशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एचआर का हायरिंग होता है, एचआर मींस ह्यूमन रिसोर्स। तो हमको लगा कि लगता है कि ये डॉक्यूमेंट वाला नहीं है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन वाला ही है। सेकंड, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकल स्ट्रक्चर मायने करता है। फिजिकल स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये, फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या रहेगा, सेकंड फ्लोर पे कौन कौन से ऑफिसेज रहेंगे, थर्ड फ्लोर पे क्या रहेगा, कैंटीन कहाँ पे रहेगा, लाइक दिस इज कॉल्ड फिजिकल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, की पैसे का मैनेजमेंट कैसे कैसे होगा, या फिर नन ऑफ दिस। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या ये तीनों होता है? तो भाई तीन में से कोई नहीं होता है, बिल्कुल नहीं।